नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी प्यारे मेरे शेर और शेरनियों का स्वागत है। आज मैं आपको ज्योग्राफी 10th क्लास का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं और आपका ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय है इससे पहले वाला वीडियो में हो चुका है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाके आपका हो चुका है, ठीक है ना। जो चैप्टर का नाम है आपका संसाधन एवं उपयोग, इसका आज जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय आंसर करवाया जाएगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइक को अभी गिरना था, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय आंसर करवाया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम लोग ध्यान देंगे। आपका देखिए पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग टाइप का आंसर है आपका, लॉन्ग टाइप का आंसर है संसाधन के विकास में, ठीक है ना। संसाधन के विकास की बात किया जा रहा है। कहता है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करने की बात किया जा रहा है। व्याख्या करने के लिए तो इसमें देखिए संसाधन पढ़ा चुके हैं और संसाधन जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। तो संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन के विकास के बारे में पढ़ेंगे। कहता है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो हम आंसर में बोलेंगे कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। देखिए क्या पॉइंट बन रहा है और इम्पोर्टेंट क्या, संसाधन जो आपका है, संसाधन आपका जो है, संसाधन क्या है, मनुष्य के जीविका का आधार है। अगर संसाधन है तो मनुष्य का क्या है, जीविका है। यानी कि मनुष्य का जीविका जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वह संसाधन पर निर्भर करता है। कहता है जीवन की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की क्या है, सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। कहने का अर्थ है कि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों को सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है और संसाधन मनुष्य की जीविका का क्या है, आधार है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। ये जो संसाधन है प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। संसाधन क्या है, प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। प्रकृति का दिया हुआ क्या है, उपहार है। ये जो संसाधन होता है वो प्रकृति प्रदत्त होती है और प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। यानी प्रकृति का कहने का मतलब ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है जो मानव नहीं देता। जैसे मान लीजिए ईश्वर का दिया हुआ में मुफ्त में मान चले हवा मिल जाती है, सूर्य की प्रकाश मिल जाती है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन हवा को बोली दिए, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। आपका ये जो धरती है ये भी आपका प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है। तो उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है, ठीक है। कहता है अगर इसके इस अवधारणा के कारण मानव के अंधाधुंध दोहन मतलब अंधाधुंध उसका जो उपयोग किया है, आंख मूंद के जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, दोहन किया है, जिसके कारण क्या है, पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। क्या हो गई है, पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो गई है। मतलब प्रकृति के साथ मानव में जो छेड़छाड़ किया है उसके साथ बहुत ज्यादा मतलब काम लेने लगा है, अपने जरूरत से ज्यादा उसको उपयोग करने लगा है, जिसके वजह से क्या हो चुका है, वो समस्या बन चुका है, जिसे हम लालच कहते हैं। व्यक्ति का लालच और लिप्सा ने संसाधनों का तिलोत्तम दोहन का संसाधन का भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है ना, ह्रास होती नुकसान ला दिया है, ठीक है। मतलब व्यक्ति का लालच लिप्सा ने संसाधनों का तिलोत्तम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय मतलब ला दिया है। तथा संसाधनों का केंद्रीयकरण खास लोगों के हाथों में आने से, मतलब जो संसाधन है, संसाधन के का जो अर्थ है जो खास लोगों के हाथों में आ जाने से समाज दो स्पष्ट भागों में एक संपन्न है और दूसरा आपका विपन्न है में बट गया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर, यानी संपन्न जो लोग हैं वह क्या अपने स्वार्थों के लिए वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन करते हैं। जैसे मान के लिए प्रकृति का दोहन का अर्थ ये होगा
जो व्यक्ति संपन्न है वह क्या करते हैं, अपना घर मकान बनाते हैं। घर मकान अगर बनवाते हैं ना तो उनके लिए चौखट कबाड़ी खिड़की की आवश्यकता होती है। तो चौखट कबाड़ी खिड़की लाएंगे कहाँ से, तो अच्छा क्या करेंगे, आम का पेड़ कटवा दिया जाएगा। उसके बाद आपका ना आम का पेड़ है, उसके बाद आपका मान के चलिए शीशम का पेड़ है, तो अच्छा क्या होगा, लकड़ी को कटवा के अपने घर में लगा दिया जाए। तो ये सब कौन करते हैं, सुखी संपन्न परिवार अपने मतलब स्टेटस को दिखाने के लिए, अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपनी अच्छापन दिखाने के लिए क्या करते हैं, मतलब अंधाधुंध क्या करते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। अतः जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विश्व की परिस्थिति में, विश्व के पर्यावरण में घोर स्थिति की उत्पन्न हो गई है। ये कहता है जैसे भूमंडलीय तापन, अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो ऑलरेडी है कि भूमि का जो तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी को कहा जाता है भूमंडलीय तापन। इसलिए हमें अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमें 2 पेड़ लगानी चाहिए, जिससे भूमंडलीय तापन का ठीक है ना रोका जा सके। ओजोन अपक्षय का कारण वही होता है, पेड़ पौधे नहीं लगाने से क्या होता है, वायुमंडलीय ठीक है दाब बढ़ जाएगा, वायुमंडल का दाब बढ़ जाएगा, जो ओजोन अपक्षय को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधे का होना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण से ही अम्ल वर्षा पर भी अंकुश या नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सब आपका पॉइंट बनता है, जो आप अगर संसाधन को सही रूप से अगर प्रयोग या उपयोग नहीं करते हैं, यही है आपका कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये है, अगर आप संसाधन को सही से उपयोग नहीं करते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं पहुंचाते हैं, तो आपका भूमंडलीय तापन हो जाएगा, ओजोन अपक्षय हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, अम्ल वर्षा होगा। ये सब हमारे जीवन के लिए नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। यही है आपका संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। यही सब पॉइंट देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। आगे जो दिया हुआ है ध्यान से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो सेकंड जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपका है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर कहता है, आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व जो होता है ना, किसी चीज का स्वामी या स्वामित्व बोलिए, यानी कि मालिक होता है। क्या होता है, मालिक। क्या होता है, मालिक होता है। स्वामित्व यानी स्वामी यानी कि मालिक, जो मुखिया हुआ करता है, कहने का अर्थ मेन आदमी जो हुआ करता है। कहता है स्वामित्व के आधार पर अगर बात किया जाए, यानी प्रमुखता से अगर बात किया जाए, तो संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। प्रमुख रूप से अगर संसाधन के स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहता है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। जिसमें आपका देखिए यहाँ पर क दिया हुआ है, आपका ख दिया हुआ है, आपका ग दिया हुआ है, आपका घ दिया है, चारों ठीक है आपको दिया हुआ है। यदि क ख ग घ, और इन चारों बारे में अभी हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आपको आराम से आंसर कर लीजिएगा। बाकी आपको ये टेलीग्राम चैनल पर भी आपका आंसर शीट मिल जाएगा, जो आपको बहुत बड़ा लाभदायक समझने के लिए। यूट्यूब चैनल आ जाइए, और आंसर अगर नोट करना है तो टेलीग्राम चैनल पर चला जाइए, ठीक है। आगे आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। एक पॉइंट से ही आप समझ जाते हैं, व्यक्तिगत मतलब अगर व्यक्तिगत बात करते हैं तो स्वयं मतलब अपने आप से। अगर व्यक्तिगत की बात हम करते हैं तो हम स्वयं से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, और खुद से बात करते हैं। कहता है व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब खास व्यक्ति, अपने आप का संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा बाइक है, मेरा घर है, ये मेरा खास अपना है, ठीक है ना। मेरा जमीन है, मेरा घर है, मेरा बाइक है, मेरा खुद की क्या है, संपत्ति है। इसलिए हम व्यक्तिगत संसाधन बोल सकते हैं। खुद की संपत्ति व्यक्तिगत संसाधन। मतलब व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले में कहता है, जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे अभी बोले ना, मैं जमीन मेरा है, ठीक है, उसका हम रसीद कटाते हैं, सरकार को रेंट देते हैं। तो जमीन तो मेरा है, लेकिन सरकार को उसके बदले हमको क्या देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है। तो उनका रेंट को हम लोग लगान बोलते हैं। रेंट को क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं। तो सरकार को क्या देना पड़ता है, लगान भी चुकाते हैं। किस पर, अपने व्यक्तिगत संपत्ति पर। कहता है जैसे ऑप्शन में, जैसे आप मान चलिए अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा समझने के लिए,
समझने के लिए आपका जैसे जो एग्जाम्पल होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपका भूखंड हो गया, आपका घर हो गया, क्योंकि भूखंड यानी भूमि आपका अपना जमीन, आपका व्यक्तिगत संपत्ति है और व्यक्तिगत संसाधन हुआ। भूखंड हो गया, आपका घर हो गया, अन्न आपका जायदाद हो गया, आपका गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये संसाधन आपका व्यक्तिगत संसाधन है जिस पर लोगों को निजी स्वामित्व होता है, उसका निजी मालिक होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संपत्ति या संसाधन से ही आपका स्पष्ट हो जाता है। बड़ा आराम से आंसर कर पाइएगा आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सब आपका व्यक्तिगत संसाधन में आता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे ही संसाधन जिन पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। निजी मतलब अपने आप का, खुद का, उसका मालिक होता है। ठीक है, ये था आपका किसके बारे में, व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। सीधी सा बात समझिए कि आपका अपना घर, आपका गाड़ी, बंगला, मकान, भूखंड, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सब आपका व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है जिसमें आपका खुद का स्वयं का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। जिसे हम लोग अपने गांव घर में देखे होते बोलते हैं ना कि सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है, इसका मतलब इस पूरे समूह का, पूरे समाज के इसके ऊपर अधिकार है। ठीक है ना, जैसे इसमें अगर एग्जांपल आप ले सकते हैं तो आपका स्कूल हो गया, आपका अस्पताल हो गया, आपका बस स्टैंड हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, जिससे ऐसे ऐसे संस्थान जिस पर सबका अधिकार होता है। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का सामुदायिक ये संसाधन के अंतर्गत हम इसको बोल सकते हैं, जिसपे सभी का बराबर अधिकार हो, वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। डिटेल्स पर हम ऑप्शन में आएंगे। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के मतलब कहता है, मतलब सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में आती है। ठीक है ना, जो किसी समुदाय के अधिकार, आधिपत्य का मतलब किसी समुदाय के अधिकार में होती है, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी समूह के लिए सुविधाजनक होता है, व्यक्तिगत सुविधाजनक नहीं होता है, समूह के लिए सुविधाजनक होता है सामुदायिक संसाधन। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समूह के लिए समुदाय सुविधा होता है, सुलभ होता है। कहता है जैसे गाँव में एक होता है चारण भूमि, चारण भूमि होता है, जैसे शमशान होता है जिस पर सबका अधिकार होता है समाज का, तो व्यक्तिगत ही आदमी नहीं जाता है। मंदिर में कोई व्यक्तिगत आदमी नहीं जाता, समूह का आदमी जाता, पूरे समाज का आदमी जाता है, इसलिए उसे हम सामुदायिक संसाधन नाम दिए हैं। मस्जिद में पूरे समुदाय का व्यक्ति जाता है, इसलिए हम इसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। परिसर हो, खेल का परिसर हो, मंदिर का परिसर हो, सामुदायिक भवन हो, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। समाज में जो सामुदायिक भवन होती है, आपका तालाब हो, जैसे हम लोग छठ करने जाते हैं तो अपने समाज के सभी व्यक्ति क्या करते हैं, उस तालाब पर पहुंचते हैं, तो ये भी एक क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद है नगरीय क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक, सामुदायिक संसाधन को हम लोग सार्वजनिक समुदाय या सार्वजनिक संसाधन भी बोल सकते हैं, लोगों के लिए सहज सुलभ होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, सामुदायिक संसाधन। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्लास में ऐसे पढ़िए कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, आपको समझने की जरूरत पड़े कि क्या बोला जा रहा है उस पर, क्योंकि आप जब एग्जाम में आंसर करते हैं ना, तो आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप जो आंसर कीजिए ना वो किताबी भाषा में कीजिए, बल्कि कहता अपने भाषा में आंसर दीजिए। जब क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो आपको लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पर कि आप अपने भाषा में उत्तर दें, न कि आपको कहेगा कि किताबी भाषा में आंसर दें, बल्कि आपको समझना है कि इसके बारे में व्यक्तिगत संसाधन क्या है। अगर इसके बारे में आपको 2 लाइन बोलने के लिए कहे तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि उसके बारे में आप बोल सकते हैं। अगर आपको सामुदायिक संसाधन के बारे में अगर जानकारी मिल रहा है तो उसके बारे में 2 लाइन आप लिखने के लिए और बोलने का क्षमता आप में खुद काबिलियत पैदा कीजिए। ऐसे होना चाहिए आपका क्लास और ऐसे आपका नोट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आप चलेंगे राष्ट्रीय संसाधन की ओर। कहता है राष्ट्रीय संसाधन, ये जो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब, राष्ट्र मतलब होता है देश, अपना प्यारा देश, उसके संसाधन की बात किया जा रहा है। कहता राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। हम पहले ही बोलते हैं, जो लिखा हुआ है वो पहले ही हम आपको बोल देते हैं। राष्ट्र की बात किया जाता है तो देश है या राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, और कानूनी तौर पर आते हैं। सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है, यानी देश के अंदर जो भी अगर संसाधन है वो सब की सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। कहता है देश की सरकार वैधानिक हक है,
मतलब वैधानिक हक, एक संवैधानिक हक है, नियम है, कानून है, कायदा है कि वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों, ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। कभी ऐसा अगर स्थिति देश में आती है तो जो व्यक्तिगत संसाधन है वह आपको राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार उस पर अधिग्रहण कर सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा गया है चाहे वो सामाजिक संपत्ति हो, व्यक्तिगत संपत्ति है, वो भी सरकार के अंदर ही आते हैं, देश के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग किसी देश के अंदर हैं, ठीक है। अब हो गया आपका ये राष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय आपका देश लेवल पर होता है, जैसे हम भारत देश मतलब राष्ट्र हो गया। अंतरराष्ट्रीय की अगर बात किया जाए तो विश्व लेवल की बात होगा, इसमें कई देशों की बात होगी, कई देशों की बात होगी। पूरे विश्व में जो भी देश है, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाए, आपका चीन आ जाए, आपका कहने का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाए, नेपाल आ जाए, जो भी देश होगा या भारत हो जाए, सब अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय का मतलब कंट्री या देश के अंतर्गत आपको आएगा, ठीक है। यानी कई देशों को हम लोग अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। कहता है ऐसे संसाधनों का नियंत्रण, देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या कहा जा रहा है, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करते। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय संस्था करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन का, राष्ट्रीय संसाधन जो है, राष्ट्रीय संसाधन का जो कौन अधिग्रहण करता है? तो राष्ट्र करता है। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संस्था का जो नियंत्रण जो होता है अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। करता है तटरेखा, सबका एक तटरेखा होता है, एक रेखा होता है। वो कहता तटरेखा से 200 nm दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिपत्य नहीं होता है, ठीक है ना। मात्र 200 nm दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का क्या होता, आधिपत्य नहीं होता। मात्र अगर कि कोई देश है उसको 200 nm तक ही उस पर अधिकार रहेगा, उसके बाद उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। अतः ऐसे संसाधन का उपयोग, अतः ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। जब किसी, जैसे हम लोग इसके बारे में कुछ, जैसे विश्व युद्ध होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि विश्व युद्ध अगर छिड़ गया है ना तो कोई देश किसी पर जाकर आक्रमण कर दे या बम पटक दे, कुछ कर ले, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी एक प्रकार का एक संस्था होती है, उस संस्था में विचार होती है, विमर्श होती है, उसका भी निराकरण होता है, उसका भी एक प्रकार की बैठक होती है, कौन सा देश क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। तो इस प्रकार से आपका 2 क्वेश्चन था, दीर्घ उत्तरीय था, तो आपको करवा चुके हैं। तो आपका जो ये चैप्टर जो है आपका संसाधन और उपयोग, ठीक है, ये आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्लास जो है आगे लेके आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्लास का मजा लीजिए। जय हिंद साथियों।